हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज मैं सीटेट के लिए एक और सेट आपके सम्मुख लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज इतने महत्वपूर्ण प्रश्न छाट कर लाया हूँ जो परीक्षा में बार बार आते ही रहते हैं। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए मुख्य टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, भागनाशा का सिद्धांत, ऑप्शन सी नकारात्मक मानसिक वृत्ति, ऑप्शन नंबर डी चिंता चिंता। तो बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न के लिए। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है? समस्या समाधान में बाधक नहीं है, जो समस्या में कोई बाधा उत्पन्न न करता हो। चिंता, और कोई समस्या हो चिंता होगी तो उसमें टेंशन होगी, तो चिंता समस्या में बाधक है, तो ये होना नहीं चाहिए। नकारात्मक मानसिक वृत्ति, अगर कोई चिंता हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए हमें नकारात्मक वृत्ति मन में उत्पन्न होती है, तो वो समस्या हमारी और बढ़ सकती है। तो नकारात्मक मनोवृत्ति हमें अपने माइंड में रखनी नहीं चाहिए, तो ये भी गलत होगा। भाग्यनाशा फ्रैक्शन, हर चीज़ के विषय में गलत सोचना, ये भी चीज़ बहुत ही गलत है। भाग्यनाशा और नकारात्मक मानसिक वृत्ति दोनों ही समान अर्थ रखते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सूझबूझ या अंतर्दृष्टि। सूझ या अंतर्दृष्टि एक ऐसी मनोवृत्ति होती है जो समस्या समाधान बाधक नहीं होती है, समस्या को सुलझाने में सहायक होती है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है सूझ या अंतर्दृष्टि इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। समस्या समाधान में बाधा नहीं डालने वाली चीज़ अंतर्दृष्टि या सूझ है। यह किसी समस्या की अचानक और सहज रूप से समझने की क्षमता है। यह समस्या के समाधान की ओर ले जाती है। छात्रों को या किसी भी समस्या हो, आपको उससे निपटने के लिए आपको सहानुभूति देती है, मानसिक वृत्ति में विकास करती है। तो क्या होगा? समझ या सूझ अंतर्दृष्टि के द्वारा ही बच्चे अपने क्रियाकलापों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से एक संवेग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? उद्दीपक स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर बी स्मृति मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी आमोद एम्यूजमेंट, ऑप्शन नंबर डी ध्यान। तो बताइए इसमें कौन सा एक संवेग है? संवेग किसे कहते हैं? संवेग व्यक्ति के अपनी क्रियाओं को करने से पहले एक एहसास होता है। तो उद्दीपक स्टिमुलस एक संवेग है। बताएं बताएं क्या होगा इसका आंसर? उद्दीपक होगा या और कुछ होगा इसका आंसर? स्टिमुलस तो एक उद्दीपक संवेग तो है नहीं है। स्मृति, याद रखना, किसी की मेमोरी लॉस कम होती ज़्यादा होती, स्मृति भी एक हमारा संवेग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आमोद। आमोद आमोद का संबंध किससे? प्रशंसा से होता है ना, किसी की प्रशंसा आमोद प्रमोद बोला जाता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? संवेग एक है क्या? आमोद। चलिए चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी देखते हैं इसकी व्याख्या। चलिए, संवेग एक मानसिक स्थिति है, आमोद, जिसे समझने के लिए व्यक्ति की समझ का आवश्यकता होती है। आमोद प्रशंसा, घृणा, खुशी, क्रोध, आश्चर्य, प्रेम और भय जैसी भावनाएं समाहित होती हैं। यह मस्तिष्क में सारी क्रियाएं कहाँ समाहित होती हैं? मस्तिष्क के अंदर। इन सभी का आवागमन कहाँ से होता है? मस्तिष्क में। अगर व्यक्ति के पास धन या प्रशंसा हो रही है तो उसे खुशी मिलेगी, अगर उसकी बुराई हो रही है तो उसके मन में क्या होगा? क्रोध आएगा। अगर उसे किसी से लाभ नहीं हो रहा तो उससे क्या करेगा? घृणा करेगा, है ना। ये क्या किस चीज़ से हो रहा है? किस संवेग से हो रहा है? मानसिक संवेग से। तो इसमें कौन सा आमोद प्रशंसा ये चीज़ हो? अगर सारी चीज़ें होती तो आंसर सभी उपयुक्त सही होते, लेकिन इसमें क्या दे रहे? आमोद प्रशंसा, ठीक है ना। आश्चर्य, किसी चीज़ को देखकर ये क्या कहाँ से संवेग आता है? कहाँ से सिग्नल मिलते हैं? माइंड से। आश्चर्य का, प्रेम का सिग्नल कहाँ से मिलता है? माइंड से। तो इसमें उपयुक्त क्या प्रश्न में दिया जा रहा है? किस चीज़ की व्याख्या की जा रही है? हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं के उद्दीपक स्टिमुलस स्मृति, सारी चीज़ें कहाँ से संवेग होंगी? माइंड, स्मृति, याद रखने की वीकनेस है ये, तो ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आमोद होगा। चलिए जरा अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है? हु इज बेसिकली लिंक्ड विद FIACS? हार्वर्ड, गार्डनर, लिपिड, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडलर, ऑप्शन नंबर डी मारिसन। ये शॉर्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपसे, एक नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा इस प्रश्न का। साइंस का आंसर क्या होगा? या ये पूछ FIACS का जनक कौन है? तो इसके जनक कौन होंगे?
इसके जो होंगे ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडलर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। फ्रेंडल इसका FIACS का फुल फॉर्म पूर्ण रूप फ्रेंडल इंटरसेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है होता है। यह तकनीक विकास डॉक्टर नेड ए फ्लेंडर द्वारा किया गया था। यह एक अवलोकन की तकनीक है जिसकी सहायता से शिक्षक कक्षा की अंतःक्रिया को समझता है और 10 श्रेणियों में ये किस लिए शिक्षक सहायक सामग्री बनाएंगी। कक्षा में बच्चों के सम्मुख जब टीचर प्रस्तुत करता है, बच्चे किस प्रकार की क्रियाएं करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको किस प्रकार से हैंडल करना है, ये सारी क्रियाओं को समझाया जाता है पहले छात्रों को। उसके पश्चात ही उन्हें शिक्षक बनने की पद प्राप्त होता है। तो उन्हें 10 श्रेणियों में बांटकर अलग बताया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लेंडर इंटरसेक्शन। ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं ना इसमें। फ्लेंडर्स ने ही FIACS का प्रतिपादन किया था। यह प्रणाली शिक्षकों के केवल मौखिक व्यवहार को मापती है। जो शिक्षक हम लेक्चर देते हैं उनका मापन करती है, जिसकी सहायता से कक्षा में नियंत्रण किया जा सके। यह एक सहभागिता विश्लेषण मुख्य रूप से शिक्षक के प्रभावकारी प्रतिरूप का विश्लेषण करने के साथ संबंध रखता है और शिक्षक के उन कार्यों को अलग करता है जो उन कार्यों से विद्यार्थियों की क्रियाओं की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं और इसे घटाते हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लेंडर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन स्किल? प्रश्न पूछने के लिए उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, यूजिंग इनकरेजिंग मेथड्स वाइल क्वेश्चनिंग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, इनकरेज क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर सी हाँ अथवा नहीं उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद येस और नो। ऑप्शन नंबर डी सुनने की संवेदनशीलता विकसित करना, डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड लिसनिंग। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? सही नहीं है पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। अरे जब कक्षा में आप उत्साहवर्धक तरीकों के प्रश्न पूछेंगे कक्षा में छात्रों से, तो छात्र भी प्रश्न का आंसर देने के लिए उत्सुक होंगे। अगर आप पूछो अरे भैया आपका नाम क्या, तो छात्र उसी हिसाब से बताएंगे। तो छात्रों तो कोई भी प्रश्न पूछे, छोटा बड़ा अच्छा सा, उससे पूछने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पूछिए चलिए सभी लोग अपना अपना नाम अच्छे से बताएं, तो बच्चे अपने आप ही हैंड राइज करेंगे। होता है ना क्लास में। तो बच्चों से प्रश्न पूछने का तरीका बहुत ही उत्साहवर्धक हो, जिससे बच्चे अपने आप ही प्रश्न का आंसर दें। ठीक ना? तो ये तो होना नहीं चाहिए, सही नहीं है पूछ रहा है। ये तो बहुत ही सही है, वो करेक्ट पूछने चाहिए। ऑप्शन में प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। चलिए प्रश्नों को प्रोत्साहन देने मतलब क्या होता है? अच्छे से अच्छे प्रश्नों को बच्चे के द्वारा बनाना, कि आपने कल क्या खाया था, उस प्रश्न को व्याख्या कीजिए। बच्चे से पूछना है, बच्चे से आंसर मिलेगा। प्रोत्साहन देना कि आप कल आपने क्या क्या कार्य किया था, बच्चे अपने आप बताएंगे प्रोत्साहन दे करके। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ अथवा नहीं उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये तो भाई बहुत ही गलत है। येस एंड नो, तो बच्चे शॉर्टकट, बच्चे की मानसिक क्षमता का विकास नहीं होगा। येस एंड नो में कुछ बहुत से सही हो जाएंगे, बहुत से गलत भी होंगे बच्चे क्वेश्चन। तो ये मानसिक क्षमता का विकास नहीं, रटन क्रिया का विकास होगा इससे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ नहीं प्रश्न या बंद प्रश्न यानी छोटे शॉर्ट प्रश्न सीमित उत्तर विकल्प देते हैं। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों को एक जटिल विचार या समझ को विकसित करने का अवसर नहीं देते हैं। बच्चे की मानसिक क्षमता का विकास नहीं होता है। उसने जो पढ़ा उसमें हाँ नहीं तुक्का भी लगा देते हैं, कभी कभार बहुत सही आंसर आ जाता है। तो ये मानसिक क्षमता का विकास नहीं करते, उसे समझने सोचने की क्षमता का विकास नहीं होता है। प्रश्न कौशल का उद्देश्य शिक्षार्थियों के अधिक खुले और विचारशील उत्तरों के लिए प्रोत्साहित करना। इसलिए विस्तृत प्रश्न दिए जाते हैं ना, बच्चे कुछ भी लिख देते, इससे बच्चे की मानसिक क्षमता का पता चलता है बच्चा क्या लिखना चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। लेकिन प्रश्न का आंसर जरूर विस्तार से होना चाहिए। जो प्रश्न कौशल के लिए हाँ नहीं प्रश्नों की संख्या बढ़ाना सही नहीं है। इसीलिए कक्षा में जो प्रश्न होना चाहिए विस्तार से, हाँ नहीं से बच्चे की मानसिक क्षमता का विकास नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी यस। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रासंगिक अंतर्बोध, परिचय, थ्रीटमेटिक अप्रोच, एप्रोप्रिएशन टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी सी निर्धारक मापनी, रेटिंग स्केल। ऑप्शन नंबर डी अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीक तो एक ही है, इंटरव्यू तो है नहीं प्रक्षेपित तकनीक, निर्धारण मापनी भी नहीं है, रेटिंग स्केल ये फिक्स कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सिंपली TATV बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं।
प्रक्षेपी तकनीक का उपयोग व्यक्ति के गहरे अचेतन पहलुओं को मापने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्तियों को अस्पष्ट उत्तेजनाएं दी जाती हैं, जैसे कि चित्र या शब्द, और उनसे अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। आपने देखो टेस्ट होता है, फॉर्मेट बना दिया जाता है छोटा सा, उसमें पूछते हैं तो ये किसका चित्र है, किसका चित्र नहीं है, क्या लिखा है, तो उसकी व्याख्या की जाती है। चित्रों की सहायता से छात्र अपने प्रश्न का आंसर देते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को टीएटी के नाम से भी जानते हैं। टीएटी एक प्रक्षेपित तकनीक है जिसमें प्रतिभागियों की कुछ चित्र दिखाए जाते हैं और उनसे उनके बारे में कहानियां बनाने के लिए कहा जाता है। यह परीक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व, भावना और संघर्षों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। व्यक्ति चित्र देखते हुए अपनी मानसिक कैपेसिटी बताएगा, ये चित्र किस किस आधार पर अच्छा है, किस आधार पर अच्छा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? टीएटी, प्रासंगिक बोध अंतर परीक्षण। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच एन इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इज नो एज आयोजन, प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर बी अनुवाद, ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी प्रबोध, इल्यूमिनेशन, ऑप्शन नंबर डी उद्भवन, इनक्यूबेशन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? और प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न को देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है ना, उसके बाद ही आंसर दीजिए। प्रश्न को सभी जगह अधिकांश लास्ट में नहीं और क्यों उपयुक्त नहीं है करके पूछ रहे हैं। आयोजन समाधान की अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता। आयोजन किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी, फर्स्ट टॉपिक होता है मैं किसी टॉपिक को पढ़ाना कैसे है, उसको बनाना कैसे है, आयोजन तो प्रमुख होता है, ये तो होगा नहीं। इसका अनुवाद, अगर प्रश्न की भाषा अलग अलग है तो उसको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेट करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इसमें असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, ये तो होगा नहीं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सूचना अनुवाद करना। प्रबोधन, इल्यूमिनेशन, प्रबोधन का मतलब क्या होता है? सामने वाले जो भी क्रिया है दी जा रही है उसका सम्मुख अर्थ समझना, ठीक है। उद्भवन, तो इसका आंसर क्या है? उद्भवन, डी इसका इनक्यूबेशन इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी सही है आंसर। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन। असंगत सूचनाओं का मतलब क्या होता है? जो हमारे क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, इनक्लूवेशन कहते हैं। उद्भवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बेसुध हो जाता है और समस्या पर विचार करता है। बेसुध हो, बेहोश होकर, बेसुध होकर विचार करता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अचेतन रूप से समस्या पर काम करता है। इस दौरान व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है और केवल समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, एक व्यक्ति को लटा दिया, उससे पूछा कल आपने क्या किया, बच्चा वो व्यक्ति हर एक चीज़ को सही सही बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। इनक्यूलेशन का मतलब ये होता है। अब अन्य विकल्पों का महत्व देखें। प्रदीपन, इल्यूमिनेशन, यह चरण जब व्यक्ति सबसे अधिक सक्रिय और सचेत होता है तब समस्या का समाधान खोज लेता है। प्रदीपन में अभिसारी चिंतन, यह एक प्रक्रिया, एक प्रकार की सोच है जो किसी समस्या के एकल सुस्थापित उत्तर के साथ आने पर केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यह एक विचार प्रक्रिया है जिसका उपयोग कई संभावित संसाधनों समाधानों की खोज करके सृजनात्मक विचार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर को उद्भवन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज अर्थ विज्ञान, सीमेंटिक, रूपग्राम, मॉर्फोम 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 और ध्वनिग्राम, फोनोमी, ऑप्शन नंबर डी वाक्य विन्यास। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? बोले जाने वाले शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? इसका आंसर होगा ध्वनिग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसकी व्याख्या देख लें। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर या ध्वनि यानी फोनोमी है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो भाषा के शब्दों के अर्थ को बदल सकती है। भाषा की सबसे छोटी बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्रिएटिविटी थिंकिंग कैन बी बेस्ट प्रोडक्टेड? इसे कौन बता सकता है? हु कैन आंसर इट? सही उत्तर बताइए, टेल द राइट आंसर। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? कैन यू टेल राइट आंसर?
इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? व्हाट कैन बी डिफरेंट वे टू सॉल्व इट? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 8 का। सबसे प्रश्न आपको कौन सा अच्छा दिख रहा है, बताएं। प्रश्न का आंसर, प्रश्न तो एक ही है, इसमें आंसर कौन, इसे कौन बता सकता है? ये पूछेगा, बच्चों से पूछेंगे। ऐसा तो होगा तो बच्चा कोई हाथ नहीं उठा, किसी को आएगा नहीं तो हाथ नहीं उठाएंगे कोई, तो ये तो होना नहीं चाहिए। सही उत्तर बताइए। चलिए कौन कौन बताएगा सही उत्तर? तो कोई नहीं बताएगा, ये भी गलत होगा। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? कि पहले से ही आप क्या लगा रहे हैं प्रश्न में, क्या उत्तर बता सकते हैं? प्रश्न को कठिन पहले ही बना दिया, तो ये भी गलत हो। तो सबसे सही आंसर क्या हुआ? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। बच्चों को पहले समझाएं, इस प्रश्न को जो हमने बताया, कोई प्रश्न पूछें उसको कितने तरीके से हल किया जा सकता है, पहले समझाएं बच्चों को, उसके बाद प्रश्न का आंसर पूछे। तो सर इस प्रश्न का सुटेबल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित करने के लिए इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। प्रश्न इस प्रश्न सबसे उपयुक्त है। यह प्रश्न अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है, जो कि सृजनात्मक चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है कि बच्चे के द्वारा नए और मूल विचारों का उत्पादन करना, साथ ही साथ बालक के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान निकालना होता है। समस्याओं को कितने अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। प्रश्न व्यक्ति को समस्या के समाधानों के बारे में सोचने और विभिन्न दृष्टिकोणों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का संबंध किससे है? माइक्रो टीचिंग इज रिलेटेड टू, मूल्यांकन शिक्षण किससे? इवेल्यूशन टीचिंग। वास्तविक शिक्षण से? रियल टीचिंग। ऑप्शन नंबर सी अवश्रेणीय शिक्षण से? स्केल डाउन टीचिंग। ऑप्शन नंबर डी प्रभावशील शिक्षण से? टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, बताएं। इस प्रश्न सूक्ष्म शिक्षण का संबंध सबसे अच्छा है प्रभावशाली शिक्षण से, इफेक्टिवली टीचिंग से होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर की। सूक्ष्म शिक्षण का संबंध प्रभावशाली शिक्षण से होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को नियंत्रित वातावरण में अपने शिक्षण कौशल का अभ्यास करने और सुधारने की अनुमति प्रदान करना होता है, जिससे प्रभावी शिक्षण हो सके। यह प्रशिक्षण तकनीक शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण कौशलों को सीखने और सुधारने में सहायता करती है, जैसे किसी पाठ की योजना बनाना, उसकी प्रस्तुति और व्याख्या करना, छात्रों को एक दूसरे से जुड़ाव और उनकी प्रतिक्रिया को जानना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण से होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण खाली स्थान से संबंधित शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से, शिक्षण मॉडल से, या फिर शिक्षण तकनीक से? तो सूक्ष्म शिक्षण किससे संबंधित होगा? सूक्ष्म, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षण कौशल से। तो सूक्ष्म शिक्षण किससे संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर बी शिक्षण कौशल से संबंधित। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक या कार्यनीति है जिसका उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण के में किया जाता है, जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार प्राप्त होने तक अभ्यास प्रक्रिया और पुनरावृत्ति के माध्यम से विशिष्ट कक्षा दक्षताओं और प्राप्त करने में मदद करता है। यह शिक्षण रणनीति से संबंधित है जो शिक्षक को शिक्षण के मुख्य कौशल विकसित करने में मदद करता है। किसमें? शिक्षक को शिक्षण के मुख्य कौशल किसके द्वारा मदद विकसित करने में सहायता मिलती है? सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या हो गई। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूड इन प्रोग्रामिड लर्निंग? अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। ऑप्शन नंबर सी सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। ऑप्शन नंबर डी पुनर्वलन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट। बताएं तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 11 का। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। पुनर्वलन सिद्धांत तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, क्योंकि इसी की सहायता से बच्चे किसी कार्य को बार बार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहे हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी एक अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, क्योंकि इसी की सहायता से बच्चे लगातार सक्रिय रूप से किसी कार्य को लगातार करते हैं। तो ये भी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, अनुदेशन का सिद्धांत अभी यानी छोटे छोटे पद, किसी भी कार्य को आप बच्चे को समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे फॉर्मूलेस में समझाएंगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे, तो उनको करने में परेशानी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, अभ्यास का सिद्धांत नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत अभ्यास का सिद्धांत नहीं। अभिक्रमित अनुदेशन में छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन, अनुक्रिया का सिद्धांत और पुनर्वलन सिद्धांत शामिल किया जाता है। अर्थात छोटे छोटे पदों का सिद्धांत से मतलब आशय अभिक्रमित अनुदेशन में जानकारी को, तभी मैंने आपको किसी बच्चे को कोई जानकारी देनी है तो एकदम विस्तार से किसी प्रश्न को रख नहीं देंगे, तो उसे छोटे छोटे स्टेपों में समझाएंगे, छोटे छोटे आसान चरणों में विभाजित किया जाता है ताकि शिक्षार्थी आसानी से उसे सीख सकें। अब सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ना कि निष्क्रिय रूप से। बच्चे से कहेंगे आपने कल खाना खाया था, खाना में क्या खाया था, तो बच्चे से ये नहीं कहते क्यों खाना खाया था, बच्चे को क्या खाना खाया था, आपके फिजिक बॉडी के लिए क्या प्रॉफिट है, बेनिफिट है खाने के, यानी कि उसने खाने के विषय में, पढ़ने के विषय में कोई भी चीज़ बता रहे हैं उसकी बेनिफिट बताएं, ना कि लॉस। ठीक है ना, अच्छी से अच्छी चीज़ें बताएंगे तो बच्चे पढ़ने और क्रियाकलापों करने में सक्रिय रहेंगे। पुनर्बलन सिद्धांत, सही उत्तर देने पर शिक्षार्थियों को सकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है जिससे कि प्रेरित होते हैं। अगर बच्चे ने प्रश्न दिया, अगर आपने किया तो प्रश्न का आंसर सही था, चलो बैठ जाओ, तो बच्चे को बुरा लगेगा। अगर पुनर्बलन कर देंगे, अरे वाह क्या आंसर दिया है, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं, क्लास में तो उन्हें अच्छा लगता है, सर ने हमें शाबाशी दी और मेरे आंसर को बहुत अच्छा माना है, जिससे बच्चे प्रेरित होकर और अच्छे से पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो अब बचता कि अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत दृष्टिकोण के समूह को संदर्भित करता है जो लोगों की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं के बजाय उनके कार्यों और व्यवहारों पर अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित होता है करते हैं। अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। कुछ शिक्षाविद इसे प्रोग्रामेड लर्निंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई यहाँ पर। चलिए ऑप्शन नंबर आत्मगति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी लघु पदों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 12 का। कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? उसने पूछे सिद्धांत है, उसमें भी पूछा अभिक्रमित अनुदेशन इसमें भी पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लघु पदों का सिद्धांत। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर लघु पदों का सिद्धांत वी.एफ. स्किनर द्वारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर किए गए शोध से अभिक्रमित अनुदेशन का उदय हुआ है। अगर पूछते हु इज द फादर ऑफ अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, तो इसका आंसर क्या होगा वी.एफ. स्किनर। वी.एफ. स्किनर ने ही अभिक्रमित की रैखिक शैली का विकास किया है। मनुष्यों के शिक्षण में क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांतों को लागू करके स्किनर ने एक अनुदेशात्मक प्रतिमान विकसित किया जिसे लोकप्रिय रूप से अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में जाना जाता है। अभिक्रमित शब्द का उपयोग अधिगम के अनुभवों या घटनाओं को सबसे तार्किक और मनोवैज्ञानिक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है ताकि छात्रों को अनुदेश से अधिक लाभ मिल सके। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। थोंडाई के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? विच वन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ थोंडाइक्स स्टिमुलस रिस्पॉन्डिंग थ्योरी एसआर थ्योरी। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी अंतर्देशीय, ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर डी में उद्दीपक। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 12 का। 13 है, इसका आंसर क्या होगा बताएं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो पूछ रहे हैं सिद्धांत की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। उद्दीपक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना उद्दीपक के छात्र कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। उद्दीपक का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को सीखने की प्रक्रिया, उद्दीपक मोटिवेट होना। ठीक है ना। अभिप्रेरक एक शिक्षक होता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का अभिप्रेरित करेगा। ठीक है ना, तो अभिप्रेरक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्देशीय, बच्चे को जिस भाषा में, जिस राज्य में रह रहा है, जिस स्थान पर उस राजस्थान की भाषा का आना बहुत ही जरूरी है। बिना उस भाषा के शिक्षक को और छात्रों को पढ़ा पाना असंभव होता है। तो क्रिया प्रस्तुत क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत प्रक्रिया का महत्वपूर्ण नहीं है क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। थंडाई के ऐसा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रस्तुत व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है। थंडाई का ऐसा सिद्धांत जो कि प्रश्न और त्रुटि का सिद्धांत पर आधारित है, सीखने के उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने के रूप में देखता है। इस सिद्धांत में उद्दीपक से अनुक्रिया होती है और अनुक्रिया का परिणाम
उस संबंध को मजबूत या कमज़ोर करता है। क्रिया प्रसूत एक अलग प्रकार का सीखने का सिद्धांत है जिसमें व्यवहार के परिणाम उस व्यवहार की संभावना को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत में व्यवहार स्वयं उत्पन्न होता है, जबकि एसआर सिद्धांत में अनुक्रिया उद्दीपक के कारण होती है। इसलिए क्रिया प्रसूत व्यवहार एसआर सिद्धांत में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया का एक अलग दृष्टिकोण है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना कौशल स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी पुनर्वलन कौशल स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर डी समापन कौशल स्किल ऑफ क्लोजर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 14 का। आवाज़ का उतार चढ़ाव जो कक्षा में शिक्षक बोलते हैं एकदम तेज़ी से बोलते हैं, धीमे से बोलते हैं, तो उसका प्रभाव उसका उदाहरण किसका उदाहरण है? वो उद्दीपन परिवर्तन। जब कक्षा में बोलते समय किसी लाइन में आ जाती तेज आवाज़ में बोलना, शिक्षक अपने आप ही आप घर से कब आए हो, आवाज़ तेज हो जाती, चिल्लाते भी हैं, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं। वो ये पूछा जा रहा है प्रश्न में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का एक उदाहरण है। यह एक शिक्षण तकनीक है जिसे शिक्षक जानबूझकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करके छात्रों का ध्यान आकर्षित चिल्ला करके बोलते हैं। शिक्षक वैसे लगता है शिक्षक चिल्लाते नहीं हैं, आप लोगों का ध्यान एकत्रित करने के, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल यह कौशल छात्रों के ध्यान को बनाए रखने और उन्हें सीखने में रुचि रखने के लिए आवाज़, हाव भाव और अन्य शिक्षण गतिविधियों में परिवर्तन करके शिक्षण को रोचक बनाने के बारे में होता है। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव, आवाज़ को धीरे धीरे तेज, ऊंची या नीची करना या अलग तरीके से बोलना छात्रों का ध्यान आकर्षित करने और विषय को अधिक दिलचस्प बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगर एक ही आवाज़ में बोलेंगे हाँ ये जो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बच्चे भी टेंशन करने लगेंगे। थोड़ी तेज आवाज़ में बोलना, कभी स्लो आवाज़ में बोलना, ये सारी क्रियाओं के शिक्षक के ऊपर डिपेंड करती है कक्षा में किस किस प्रकार स्थिति में किस प्रकार से बोलना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? माध्यम, मीडियम। ऑप्शन नंबर बी अंतःक्रिया इंट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी प्रतिपुष्टि फीडबैक। ऑप्शन नंबर डी पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? संप्रेषण क्रिया का तत्व नहीं है। माध्यम, दो लोगों के बिना संप्रेषण होना असंभव है, माध्यम होना बहुत जरूरी है हिंदी इंग्लिश में। अंतःक्रिया, अपने अंदर की बातों को बाहर निकालना ही कम्युनिकेशन है, तभी तो बात होगी। हम बात सोच विचार के हुए बात निकालेंगे, तो यही बहुत जरूरी है। प्रतिपुष्टि, हाँ हमें किससे बात करनी, क्या बात करनी, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक भी देना, जो रिजल्ट आया उसका फीडबैक भी देना, हाँ आपने बात अच्छा किया, रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट, बार बार किसी बाल क्रिया को करते रहना, ये संप्रेषण क्रिया का कार्य नहीं, प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। पुनर्वलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार को बढ़ाने या कम करने के लिए उपयोग की जाती है, जबकि संचार प्रक्रिया में संदेशों का आदान प्रदान शामिल होता है। केवल आदान प्रदान होता है, पुनर्वलन नहीं, बार बार नहीं किया जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में एक ही बार बोले, ले सही सटीक बोलना चाहिए। माध्यम, संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले चैनल जैसे कि फ़ोन, ईमेल, एक दूसरे के आमने सामने बातचीत करते हैं, उन्हीं के माध्यम से एक बातचीत होती है। अंतःक्रिया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के संदेशों का आदान प्रदान होता है। फ़ोन पे कम्युनिकेशन, भाषा चाहे कोई भी हो सकती है, लेकिन दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। प्रतिपुष्टि, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के बारे में प्रतिक्रिया देना या दर्शाने के लिए संदेश समझ में आया है या नहीं, प्रतिपुष्टि फीडबैक बहुत ही जरूरी है। और पुनर्वलन एक व्यवहार को मजबूत करने या कम करने के लिए उपयोग में की जाने वाली प्रक्रिया पुनर्वलन होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न काफ़ी हैं, कल मैं आपके लिए एक नया सेट और बनाकर लाऊंगा। चलिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल को अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करें, जिससे वो भी अपने सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।